प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कलावती एजुकेशन बेसिक मैथ में। आज हम लोग कक्षा 9वीं जैक बोर्ड के द्वारा जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सब्जेक्ट सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 को देखेंगे। इसका हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 7 तक हम लोगों ने देखा था। आज से हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर 19 तक सभी प्रश्नों का आंसर लिखेंगे, जो कि एकदम बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। आप एक बार देखेंगे और आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो देखिए क्या है हमारा 8वां नंबर प्रश्न, उसे देखते हैं, जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैक बोर्ड से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगा, साथ ही कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के सभी विषयों का हल आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, वो भी बिल्कुल सरल एवं आसान भाषा में। तो आइए बिना देरी के प्रश्नों का आंसर देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न में हमें कहा गया है जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है। जर्मनी में नाजीवाद का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों का विरोध नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। अब देखिए इसका अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। देखिए इसमें क्या कहा गया है, बस्तर के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो इन सब का आंसर आपको केवल मात्र 50 शब्दों में देना है, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग एकदम सरल भाषा में लिखे हैं। तो देखिए इसका आंसर आप क्या देंगे कि बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बस्तर में आदिवासी जनजाति का जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपज पर ही आधारित है। वन और आदिवासी का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। यहाँ पर एक जो शब्द है साल, ये हो सकता है आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, तो साल को हम लोग सखुआ भी कहते हैं। तो देखिए अब जो है 10वां नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या है हमारा ये प्रश्न। देखिए इसमें कहा गया भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित एक समान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह हेतु खाद्य आवश्यकता जैसे कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश आदि शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी को प्रमुख माना जाता है। अब देखिए इसका 11वां नंबर प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। तो इसका आंसर बिल्कुल आपको सरल भाषा में लिखना है। देखिए इस तरह से इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन खाद्यान्नों की खरीद की जाती है जो स्थानीय तौर पर अधिक पसंद किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार की ओर से धान और गेहूं की सीधे खरीद और लेवी चावल की खरीद करती है तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं के तहत इन खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है। अब देखिए इसका 12वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। देखिए ये प्रश्न, आप इन सब प्रश्नों को जानने से पहले आप थोड़ा क्या करेंगे, जो आपका नागरिक शास्त्र का किताब है उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, तो क्या होगा सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, चुनाव को लोकतांत्रिक तब माना जा सकता है जब वह कुछ शर्तों को पूरा करता है। तो देखिए वो सब सारी शर्तें क्या है उसको देखते हैं हम लोग। पहला जो शर्त है, यह चुनाव निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से कराए जाने चाहिए। दूसरा है हमारे पास हर व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म, भेदभाव के वोट देने का अधिकार हो। तीसरा जो है हमारा कि हर एक उम्मीदवार और पार्टी को चुनाव में उतरने का आज़ादी हो, जिससे मतदाताओं के सरकार चुनने के लिए विकल्प हो। यानी जो भी पार्टियां हो उस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो, हर पार्टियां चुनाव लड़ सके ताकि जो जनता के पास है
वो विकल्प और अधिक हो सके। अब देखिए 13वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। देखिए संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मूल अधिकार है जो प्रदान करता है कि व्यक्तियों को संवैधानिक रूप से संरक्षित अन्य मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एससी में याचिका दायर करने का विशेषाधिकार हो। अब देखिए इसका हम लोग अगला प्रश्न यानी कि 14 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 6 कारक हैं। उन सभी कारकों को हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। तो देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। पहला है आपका अक्षांश, दूसरा है आपका ऊंचाई, तीसरा वायुदाब, चौथा पवन तंत्र, पाँचवां समुद्र से दूरी और छठा जो है महासागरीय धाराएं। ये सारे क्या हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बात आपको हम कहना चाहेंगे कि आप जो भी प्रश्न को पढ़ते हैं पहले उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। उसमें भी भूमिका, इंट्रोडक्शन सारा आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ रहेगा। तो देखिए अब 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा गया है युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। इसका आंसर आप लोग को इस तरह से लिखना है कि युद्धों से जंगल इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि युद्धों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जंगल को काटा जाता है, जिसके कारण जंगल में मिलने वाले संसाधन और भोजन प्रभावित होते हैं तथा विरोधी सैन्य बल सबसे पहले भोजन, संसाधन तथा छुपने की जगह को नष्ट करता है। इन दोनों की आपूर्ति वन से काफ़ी सहायक होता है। अब देखिए 16वां नंबर जो प्रश्न है हमारे पास। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करें। तो सरकार द्वारा कौन तीन ऐसा कार्यक्रम आपको बताना है जिससे कि निर्धनता दूर करने का प्रयास किया गया था, जिसके लिए योजनाएं बनाया गया था। तो देखिए क्या है, इसके लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसका आंसर देखिए, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए 3 उन्मूलन कार्यक्रम इस प्रकार है। तो देखिए पहला जो योजना था, जो नियम था, कार्यक्रम था, वो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको मनरेगा भी हम लोग कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य था। तो देखिए इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक घर के लिए रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। दूसरा जो है वो इस प्रकार है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसे 2004 में देश के अत्यधिक पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण निर्धन हेतु है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए अभिलाषी है। तीसरा जो है हमारा वो ये है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना को 1993 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार के अवसर सृजित करना। ये 3 जो विशेषताएं थी, जो मेन सरकार के द्वारा कार्यक्रम था, वो तीनों इस प्रकार था। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से याद रखना है, जैसे हम बता रहे हैं, बिल्कुल सरल और सीधी भाषा में लिखे हैं। आपको इसी तरह से याद करके जाना है एग्जाम में। अब देखिए इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न को। देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो क्या है। देखिए 17 नंबर प्रश्न में हमें ये कहा गया है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। तो भारत में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है उसका हमें वर्णन करना है। तो देखिए भारत में चुनाव आयोग की भूमिका निम्नलिखित है। अब इनमें से क्या निम्नलिखित है, क्या चुनाव आयोग का कार्य है, तो आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर है हमारा, चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी परिणामों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है।
दूसरा जो है यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, जैसे हम लोग आचार संहिता कहते हैं, तथा इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को सजा देती है। यानी कि आचार संहिता का जो भी उल्लंघन करता है वो मतलब दंड या फिर सजा जो देने का अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास होता है। अब देखिए तीसरा जो है हमारा, चुनाव के समय चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का अधिकार दे सकता है। चौथा जो है हमारे पास, इसमें यह कहा गया है चुनाव ड्यूटी पर नियुक्ति अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव आयोग के अधीन कार्य करते हैं। अब देखिए 18 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए इस प्रकार से है, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारत में वर्षा ऋतु की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। पहला जो हम लोग लिखेंगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भारत में पवनमुखी ढालों, वृष्टि छाया क्षेत्रों और थार जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोड़कर शेष सभी पर्याप्त स्थानों में मानसूनी वर्षा होती है। फिर दूसरा हम लिख सकते हैं इसको कि इस ऋतु के आरंभ में पश्चिमी घाटों की पवनभिमुखी ढालें भारी वर्षा प्राप्त कराती है। तीसरे नंबर में हम लिख सकते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र दक्षिणी पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी सुलभ वर्षा होती है। चौथा हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देश के उत्तरी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत का मानसून विराम लेता है अर्थात वर्षाहीन अवकाश के साथ रुकता है। पांचवा जो हम लोग लिख सकते हैं छठा हमारा, वह उष्णकटिबंधीय दाब की बारंबारता और गहनता तीव्रता के कारण भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और दिशा बदलती है। सातवां हम लोग लिख सकते हैं, उत्तरी मैदानों के ऊपर मानसूनी द्रोणी का बनना वहाँ अक्टूबर नवंबर माह में भारी वर्षा का कारण है। अब इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया, भारत के मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करें। तो यहाँ पर आपको एक मैप की आवश्यकता है, लेकिन जो मानचित्र है वो आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, आइए इसको हम आपको मानचित्र के माध्यम से दिखाते हैं। ये आपको भूगोल किताब में मिल जाएगा, जलवायु जो चैप्टर है उसका आपका उसी चैप्टर में। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। आपके सामने हम मानचित्र रख रहे हैं, थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है वर्षा सेंटीमीटर में, गौर करेंगे थोड़ा सा आप यहाँ पर वर्षा सेंटीमीटर में 400 सेंटीमीटर, 400 से अधिक। तो इसका जो कलर है देखिए, इस कलर का जहाँ जहाँ दिखेगा वो सारा क्षेत्र 400 से अधिक जो है सेंटीमीटर वर्षा कराता है। फिर देखिए ये है आपका कलर 200 से 400, तो इस कलर का जिधर जिधर मिलेगा वो सारा 200 से 400 जो है सेंटीमीटर वर्षा कराएगा। और लेकिन आपको जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर देखेंगे आप, वो क्या पूछा गया था, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम प्रश्न में देखेंगे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वाला का जो कलर है वो किस प्रकार है, कुछ इस तरह से देखेंगे आप। तो ये हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्षेत्र है इसमें आप गौर करेंगे, ये जो हमारा क्षेत्र मिल रहा है वो क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। उसके बाद फिर ये कलर आपको कहाँ पर मिल रहा है, इधर आप देखेंगे गौर करेंगे तो ये पूरा क्या है, इसी कलर का मिल रहा है। ये सारा क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले। तो आइए इसको हम लोग मैप पे कैसे करेंगे, मानचित्र पर, इसको भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको खाली ब्लैंक एक मानचित्र दिया रहेगा, नक्शा मैप, उसी पे आपको जो है छायांकित करना है। तो ये पूरा जो भाग अभी आपको हम दिखाए थे मानचित्र पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है 200 सेंटीमीटर वर्षा कराती है। तो आपको मानचित्र को अच्छे से देख लेना है, इसमें पूरे आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ये उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और सारी चीज़ आपको हम बारीकी से बताए। और आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके और वो भी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ले सके। और आप ये वीडियो चंद्रशेखर कुमार के माध्यम से देख रहे हैं।